हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमने अपने लास्ट क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। आज हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है, और वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, वो है हमारा पावर। ठीक है ना। ये वाला टॉपिक और इसमें थोड़ा एनर्जी का पार्ट हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद न्यूमेरिकल करके ये वाला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, पावर होता क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की जो क्षमता है वो हमारी क्या होती है बच्चों, पावर होती है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बात करूँ तो पावर को पी से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कितने टाइम में कितना वर्क किया है, कितने टाइम में कितना वर्क किया है। यहाँ पर आप वर्क को एज एन एनर्जी भी क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। वर्क को एज एन एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है ना। तो एनर्जी अपॉन टाइम भी क्या हो जाएगा आपका, पावर ही होता है। ठीक है ना। तो जो हमने अपना हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था ना, कि जो एनर्जी थी उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर को यहीं से है। पावर को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर मल्टीप्लाई टाइम, तो ये आ गई आपकी एनर्जी। और जो पिछले जो टॉपिक था उसमें हमने इस एनर्जी को, अब जो हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट में जो हमारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में लॉस होती है, हीट की फॉर्म में, तो एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया था। अब थोड़ा पावर के बारे में थोड़ी और चीज़ें देखते हैं। ठीक है ना। एक बार इसको रब कर देते हैं, चलो। चलो, तो देखो पावर अब, जैसा कि हमने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है। अब जब यहाँ से अगर आप वर्क डन निकालोगे तो इस क्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे व्यू से, तो क्यू वी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन की बजाय आप क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू की बजाय क्यू वी लिख सकते हो। तो क्यू वी अपॉन में टी, और क्यू अपॉन टी ये क्या है, चार्ज अपॉन टाइम क्या बनता है आपका, करंट बनता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल टू वी आई। तो एक तो आपका फॉर्मूला हो गया कौन सा, P इज इक्वल टू वी आई। एक फॉर्मूला तो हो गया आपका ये वाला। अब अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करूँ आगे की तरफ, आप V को क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो। V को क्या लिख सकते हो, आई आर। तो यहाँ से पावर कितनी बनेगी आपकी, तो यहाँ से आपकी पावर बनेगी V की बजाय आई आर, तो आई आर मल्टीप्लाई में आई, तो पावर इज इक्वल टू क्या बना, आई स्क्वायर आर। क्या बना, आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला आपका ये वाला बना। ठीक है ना। उसी तरीके से मैं इसी को ही और क्या लिख सकता हूँ, अब जैसे v इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो, आई को क्या लिख सकते हो, v बाई आर लिख सकते हो। तो जब आई को इधर v बाई आर में पुट करोगे तो आपका जो p बनेगा वो p क्या बनेगा, v एज इट इज़, और आई क्या हो जाएगा, v बाई आर लिख सकते हो। तो पावर का एक फॉर्मूला और क्या बना, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं पावर के जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। अब बता देता हूँ, जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो होती है आपकी क्या, वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट को डिफाइन करो। तो देखो पावर 1 वॉट कब होगी, जब ये, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखना। देखो पावर आपको कितनी चाहिए, 1 वॉट चाहिए। कब होगी, जब आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, 1, और टाइम कितना होगा, 1। अब टाइम क्या होता है, सेकंड होता है, तो एस ई सी। और वर्क डन क्या है, एनर्जी है एक तरह की, तो जूल। ठीक है ना। तो 1 वॉट किसके आया है, 1 जूल पर सेकंड। तो कहने का मतलब है वैन एनर्जी ऑफ 1 जूल is consumed in 1 second,
जब 1 सेकंड के अंदर अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्च हुई है तो उस टाइम जो पावर रिलीज हुई है वो पावर कितनी होएगी आपकी 1 वॉट। ठीक है ना, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब जो ये हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, एक फॉर्मूला तो ये वाला पढ़ा है ना, P इजिकल टू आई आर स्क्वायर, एक हमने P इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर पढ़ा है, और एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने P इजिकल टू वी आई। अब हर जगह ये तीनों फॉर्मूले एक ही जगह ठीक नहीं हो सकते, अलग अलग है। देखो, जब भी आपकी वोल्टेज में क्या आए, चेंज आए, जब भी आपकी वोल्टेज में चेंज आए, तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था वोल्टेज के चेंज होने से आपका क्या चेंज हो जाता है, करंट भी चेंज हो जाता है। अब अगर वोल्टेज भी चेंज है, करंट भी चेंज है, तो आपकी पावर में वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो उस केस में पावर भी आपकी क्या होगी, चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये अब जो हमें ध्यान रखना है, लेकिन अगर वोल्टेज और में चेंज आ रहा है तो आप तब ना तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते, क्योंकि वोल्टेज चेंज है तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो पावर गड़बड़ है। आप ना ही आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते वी आई, क्योंकि करंट और वोल्टेज चेंज है तो गलत होगा। इसका हम जो ये वाला कंडीशन है ना, इसको हम एग्जाम्पल में देख, वो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ गलती होती है, और एग्जाम्पल फर्स्ट ही मेन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, वहाँ गलती हो जाती है। अगर वहाँ पर आपने पावर का फॉर्मूला वी आई लगाया तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, उस केस में हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो हमेशा कौन सा लगता है, P इजिकल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ध्यान रखना, जब भी वोल्टेज या करंट में चेंज आए, ना तो कभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, ना ही कभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, हमेशा कौन सा यूज़ होगा, P इजिकल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना, ये पावर का था। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं थोड़ा इस पर। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे आपका एक एग्जाम्पल नंबर 12 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट। 840 वॉट आपको क्या दे रखी है, एनर्जी दे रखी है। तो ये 840 वॉट कहने का, ओ सॉरी वॉट है तो पावर दे रखी है, तो पावर 840 वॉट when heating is at a maximum rate and 360 वॉट when the heating is at the minimum rate। पावर ये जब थी जब आपकी ये मैक्सिमम पावर थी, और मिनिमम पावर कब थी, जब आपकी 360 वॉट थी। when the heating is at the minimum, the voltage is 220। दोनों ही केस में वोल्टेज कितनी है, 220। तो व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैक्सिमम की। पावर का फॉर्मूला वी आई, पावर 840, वोल्टेज कितनी है 220, और मल्टीप्लाई में आई। तो यहाँ से 840 बाई 220, 0 से 0, 2 से 11, और 2 से कितना 42। 11 को 42 से सोल्व करोगे तो आपकी जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, 3.82 एम्पियर। अब करंट निकल गई तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्ट करंट इतनी हो गई, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, V बाई आई। वोल्टेज कितनी 220, और करंट कितनी 3.82। तो रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा सॉल्व होने के बाद 57.60 ओम। तो ये तो था आपका फर्स्ट केस। उसी तरीके से सेकंड केस हो गया, ये मिनिमम पावर है। अब आपको 840 की बजाय 360 पुट करना है। 360 पुट करने पर ये आपकी करंट आएगी, और V इजिकल टू आई आर लगाओगे तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये था पावर के क्वेश्चन ईजी होते हैं। ठीक है, और जैसे एक एनर्जी का क्वेश्चन है, एनर्जी के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन में बोल रखा है 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी दे रखी, इसका मतलब हीट दे रखी है आपको कितनी, 100 जूल इज़ प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, हर सेकेंड में निकाल रखी है। इसका मतलब टाइम दे रखा है आपको 1 सेकेंड। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम का।
रेजिस्टेंस है और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। देखो हीट के मैंने आपको कई फॉर्मूले बताए थे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो NCERT ने क्या कर रखा है, यहाँ से पहले आपको टाइम दे रखा है, पुट कर दिया, आर पुट कर दिया, हीट पुट कर दी, करंट निकाल सकते हो और करंट के बाद आप रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज V इजिकल टू एयर लगा के वो सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था और वो फॉर्मूला क्या था आपका, सीधा सीधा हमें निकालना क्या है, वोल्टेज निकालनी है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था हीटिंग का और वो क्या था, देखो ये वाला रिकॉल करा देता हूँ। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने सारा। तो देखो एक फॉर्मूला ये रहा, ये रहा V स्क्वायर बाय आर टी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में, डायरेक्ट कर लोगे बल्कि टाइम बचेगा आपका, ठीक है। तो चलो दे रखा है कितना है 1000, V स्क्वायर इधर, R कितना है 4 और टाइम कितना है 1, इस 4 की इधर से मल्टीप्लाई 4000, तो ये कितना आ गया आपका 20, क्योंकि 20 का अंडर रूट ही तो होता है और वोल्टेज आएगा, तो ये आपका आंसर। डायरेक्ट कोई झंझट नहीं करना, जिस तरीके से इजी। तो इसी तरीके से आप ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, है समझ में, ठीक है। जैसे पावर पे वोल्टेज दे रखी है, करंट इज इतना, ये आपको करंट दे रखा है, पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला VI, वोल्टेज कितनी 220, करंट कितनी 0.50। तो देखो पावर की डायरेक्ट क्या होती है, ये है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम अपना, एनर्जी को थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। एनर्जी के बारे में फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, आ जाओ इधर ही, इसको रब कर देते हैं एक बार। चलो देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, पावर में पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं HP। HP मतलब हॉर्स पावर। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार 1 हॉर्स पावर किसके बराबर, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। इस वैल्यू को ध्यान रखना, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपकी, आपको ये ध्यान रखनी है, ये कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है। तो 1 हॉर्स पावर आपकी किसके बराबर 746 वॉट, ठीक है। चलो आ जाओ अब आपका वापस, अब एनर्जी के ओर पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था एनर्जी किसके बराबर, पावर मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ से जो हमें पढ़ना है, वो जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हम घरों में मीटर जो यूज़ होते हैं, वहाँ कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, तो वही पढ़ना है। तो देखो पावर की क्या होती है 1, तो हम यहाँ जो कमर्शियल यूनिट होती है इसकी, उसका होता है आपका 1 किलोवाट आवर। कितना होता है 1 किलोवाट आवर। तो हमें ये, तो पावर है 1 किलोवाट, पावर दे रखी है, कहने का मतलब 1 किलो वाट। और टाइम आपका कितना होना चाहिए 1 आवर। टाइम कितना होना चाहिए 1 आवर। 1 किलोवाट के अंदर कितने 1000 वाट, और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड 3600 सेकंड।
तो कितना हो जाएगा 36, 3 ये और ये 5 जीरो। इसको आप और कैसे लिख सकते हो 3.6 10⁻⁴ 5 जो तो ये 1 पॉइंट इधर लगा दिया तो 6 0। तो एनर्जी कमर्शियल यूनिट की कितनी होती है 1 किलोवाट आवर, तो ये इतना जूल। ठीक है ना। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान यही रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 10⁻⁶ जूल। ऐसा समझ में इतने ये किलोवाट आवर की ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ क्या होती है 1 किलोवाट आवर when 100 watt of power is used in 1 hour, then it is defined as 1 किलोवाट आवर। कहने का मतलब 1 घंटे के अंदर अगर 1000 वॉट यूज़ हो जाए तो कितनी एनर्जी निकलेगी 1 किलोवाट आवर। और जो ये 1 किलोवाट आवर है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं 1 यूनिट। जो घरों में मीटर के अंदर यूनिट निकलती है ना वो यही है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब कितनी एनर्जी 3.6 10⁻⁶ जूल, या फिर बोल सकते हो 1 किलोवाट आवर। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है जो हमने करने हैं। ठीक है। और अगर आप यूनिट पे क्वेश्चन आता है या ये पूछता जाता है भाई इतनी चीज़ कोई भी अप्लायंस इतनी देर चला है और इसके बेसिस पे हमें कितने रुपए का खर्चा आएगा, बिल कितना आएगा, तो उस केस में ध्यान रखना कभी जूल में सेकंड में मत वो करना, पावर को हमेशा किलोवाट में यूज़ करना और टाइम को हमेशा आवर में। ठीक है। चलो एग्जांपल करते हैं, आ जाओ। ये जैसे एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। ठीक है। तो पावर कितनी दे रखी है आपको 400 वॉट दी है। अब जैसे कि मैंने बोला था पावर को आपको हमेशा कितने में कन्वर्ट करना है किलोवाट में। तो किलोवाट में करने के लिए किससे डिवाइड करोगे 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया ये वाला 0.4 किलोवाट। 8 आवर्स पर डे, एक दिन में कितना ये रहा। तो टाइम कितना हो जाएगा टोटल आपका, एक दिन के अंदर 8 घंटे हैं और टोटल कितने दिन चल रहा है 30 दिन चल रहा है। तो 30 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 240 आवर। मैंने बोला ना पावर को हमेशा किलोवाट में और टाइम को हमेशा आवर में। और उसकी रेट कितनी, रेट 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 3 रुपये है। तो टोटल बिल कितना आएगा कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो देखो सबसे पहले एनर्जी निकाल लो। एनर्जी का फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर कितना आया 0.4 और टाइम कितना है 240। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका बनेगा वो बनेगा 96। देखो पावर किस में थी